नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 72 ये एग्ज़ाम आपको जुलाई महीने में प्रस्तावित है। ऐसे में चूँकि आजकल देखेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालना आसान नहीं है। वैसे में आप जितना बेहतर प्रैक्टिस करें और वो भी जो एग्ज़ाम के आपके फ्रीक्वेंसी को मैच करता हुआ प्रश्न, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो ऐसे में अप्रॉक्स 90 दिन शेष है। तो ऐसे में इस चैनल पे आप लोगों को कंटिन्यूटी में डेली प्रैक्टिस जो है कराया जाएगा। और कुछ दिन से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 3 टेस्ट कर चुके हैं। तो आज से हम लोग जो टेस्ट स्टार्ट किए हैं वो एडिटोरिया के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी शानदार सा टेस्ट है। ये पहला टेस्ट जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट है, यानी इसमें सारे सब्जेक्ट के प्रश्न रखेंगे और इसके पार्ट 1 ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया गया है। एक आध दिन जो है आपको ये अपलोड किया जा रहा है। बाकी ये क्लास सुबह में 10 एम से मॉर्निंग में चल रहा है। बाकी किन्हीं अगर प्रश्नों में आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसका आप नंबर लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किन्हीं को 45 नंबर में दिक्कत हो रहा है, किन्हीं को मान लीजिए 95 नंबर में, तो आप लोग बस नंबर टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं अगला लेक्चर जब भी लूंगा तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, कहीं भी कोई डाउट बनता है तो। चलिए, 80 तक हम लोग ऑलरेडी प्रश्न इसमें देख चुके थे। और आप लोग कंटिन्यूटी में अपना पढ़ाई जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स एग्जाम आजकल एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। ठीक है, चलिए। 81 से हम लोग को प्रश्न डिस्कस करना था। ये इकोनॉमी का प्रश्न है। लिख रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई का उपयोग करती है, मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य, कंज्यूमर जो है प्राइस इंडेक्स को। तो बिल्कुल सही है, उपभोक्ता स्तर पे वस्तु और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मेजर करने का काम करती है। ठीक है, ये पहला वाला कथन आपको सही है। थोक मूल्य सूचकांक जो है इनोसो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य, देखिए अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो थोक स्तर पे वस्तुओं के जो कीमत में होने वाले परिवर्तन को मेजर किया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए कोई थोक बाजार में अगर कीमत बढ़ता है तो डब्ल्यूपीआई भी बढ़ता है। और इसके लिए आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, एनएसओ के द्वारा नहीं। ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, सीपीआई की बात होती तो इसको जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ इसको प्रकाशित करता था। ठीक है, सीपीआई होता तो सही मानते, लेकिन डब्ल्यूपीआई तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला देखिए क्या लिख रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सेवाएं शामिल होती है, जबकि थोक में डब्ल्यूपीआई में नहीं होती है सेवाएं। अभी आपको बताया ही, थोक मूल्य में वस्तु शामिल किया जाता है। ठीक है, थोक मूल्य में सेवा शामिल नहीं होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे में ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, कितना सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी क्लियर कट बात यह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वस्तु और सेवा के दोनों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मेजर करता है। और इसी की यूज करता है आपको आरबीआई, इसके लिए मुद्रास्फीति को लक्षित करने के, क्योंकि इसमें दोनों शामिल है। ठीक है, यानी दूध, सब्जी, बस का किराया सब शामिल होता है इसमें। क्लियर है। डब्ल्यूपीआई में देखा जाए तो प्राथमिक वस्तु जैसे ईंधन, विनिर्माण उत्पाद, यही सब, इसमें सेवा शामिल नहीं होता है डब्ल्यूपीआई में। ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, इकोनॉमी जो सर्वे है 25-26 इसी के अनुसार वित्त वर्ष 27 के लिए भारत का अपेक्षित वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर क्या है। ठीक है, कितना है। तो देखिए ये अनुमान जो है देखेंगे 6-7 के आसपास ही है, 6.8 से लेके 7.2% के बीच। ठीक है, बाकी देखिए जीडीपी तो आपको पता ही है कि जीडीपी किसको बोलते हैं, किसी भी देश की सीमा के भीतर। ठीक है, एक जो है इकोनॉमिक ईयर में, यानी देखेंगे तो 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच, ठीक है, जो भी एक साल के बाद वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ये जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो लगाया गया है, ये 6.8 से 7.2 का लगाया गया है। अगला देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कह रहा है ये, देखिए क्या लिख रहा है कि जनवरी 2026 के अंत तक लगभग यूएसडी 7 से 28 बिलियन तक बढ़ जाएगा। ठीक है, जनवरी 2026 तक देखा जाए तो 701 के आसपास है। यूएसडी में बात करेंगे 7 से 1.4 बिलियन तक। ये गलत हो जाएगा। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 25-26 इकोनॉमी सर्वे बताता है कि भारत वैश्विक स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला चौथा बड़ा देश बन गया है। ठीक है, जनवरी तक। ठीक है, कितना है, 7 से 1.4 बिलियन। ये बात ध्यान में रखना है। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में आपको पता ही है, किसी देश का केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास रखता है। ठीक है, और इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है,
इसके अलावा जो है देखा जाए तो विशेष सहारा अधिकार, रिजर्व ट्रेन स्थिति, ये सब जो है इसमें रखा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 84। एक एक प्रश्नों का उत्तर आप लोग ईमानदारी पूर्वक करेंगे, जैसे लाइव क्लास में आप लोग आंसर करते थे। ये भी एक तरह का लाइव क्लास ही है, बस मोड थोड़ा अलग है। देखिए अगला क्या है। वर्तमान में भारत विश्व का सीमेंट उत्पादन है, सीमेंट उत्पादन में इसका भारत का क्या स्थान है? ठीक है, तो चीन के बाद भारत जो है दूसरे पे आता है। ठीक है, तो देखिए दूसरे पे आता है, और बताया था आपको कि 50% से ज़्यादा जो है चीन ही उत्पादन करता है। भारत में देखा जाए तो वैश्विक उत्पादन का लगभग 60 से 8% का हिस्सेदारी है। ठीक है, काफ़ी फासला है, बट दूसरे स्थान पे है। भारत में भी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? अब देखिए राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को। ठीक है, एनएनपी निकालेंगे, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी का गणना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटा का सही वर्णन कर रहा है? राजकोषीय घाटा का। ठीक है, राजकोषीय घाटा का सही वर्णन कौन कर रहा है इसमें? कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। राजकोषीय घाटा देखेंगे तो सरकार की कुल उधार आवश्यकता को दिखाता है। ठीक है, ये प्राप्तियों में से अगर उधार को बाहर हम लोग रखते हैं तो हम लोग को राजस्व प्राप्ति प्राप्त होता है। ठीक है, ये सिंपल कहानी है। राजकोषीय घाटा है तो कुल व्यय कितना कर रहे हैं, उसमें से राजस्व प्राप्ति क्या है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, जो भी इसमें माइनस में आएगा डाटा वही आपका राजकोष घाटा हो जाएगा। यानी सिंपल बात, प्राप्ति से ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। लिख रहा है पूंजीगत प्राप्ति देनदारी उत्पन्न करती है या संपत्तियों को कम करती है? पूंजीगत प्राप्ति सही है। उधार लेना पूंजीगत प्राप्ति है, उधार लेना एक प्रकार का, ये भी सही है। ऋणों का असूली एक तरह का राजस्व प्राप्ति है, ऋणों का असूली। ठीक है, देखिए ऋण का असूली जो है पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, ये तो तीसरा वाला स्टेटमेंट, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। एक दो सही है। उधार लेना, अब देखिए पूंजीगत, एक तो देखेंगे बजट में चर्चा होता है पूंजीगत प्राप्ति का, राजस्व प्राप्ति का, पूंजीगत व्यय, राजस्व। ठीक है, पूंजीगत का मतलब सिंपल समझे, कोई इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म में आपको आउटपुट देते रहेगा, जैसे पुल सड़क वगैरह हो गया। ठीक है, अगला देखिए, बिहार बजट 26-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है? ये सब बिहार वाला डाटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस चैनल पे। ठीक है, 2.99%। कंटिन्यूटी में आप लोग सारा टेस्ट देखते रहे, आप देखेंगे ओवरऑल जब हम लोग 20-30 टेस्ट ही कर लेंगे इस साल, उसके बाद देखेंगे कि आपका काफ़ी सारा चीज़ रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 26-27 में अगर राज्य बिहार की बात किया जाए, ठीक है, तो ये 2.99% के आसपास अनुमान लगाया गया है। डाटा वगैरह सब आपको ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आठवीं को देखिए, आठवीं क्यों इम्पोर्टेंट थी? 1992 से 1997, तो इसमें देखेंगे तो एलपीजी सुधारों की शुरुआत की गई थी। इससे पहले देखेंगे भारत का ग्राफ ठीक ठाक नहीं रहा करता था, कुछ ऐसे। ठीक है, इसके बाद एलपीजी पॉलिसी अपनाने के बाद कुछ ग्राफ ऐसे दिख रहा है, आप लोग कहीं भी देखेंगे, गूगल में कहीं भी डाल के देखेंगे, ग्राफ बिल्कुल ऐसे उठ गया। तो रीजन क्या रहा? एलपीजी पॉलिसी अपनाना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले लाइसेंसिंग कठिन थी। भारत की स्थिति 1991 आते तक देखेंगे तो गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार की काफी कमी आ गई थी। ऐसे में जो अपने देश में समाजवाद मॉडल चल रहा था उसको अब हटा के और मुक्त बाजार की नीति अपनाई गई। ठीक है, और ऐसे में सफल भी रही और उपलब्धियां भी हासिल हुई। ठीक है, लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट को आमंत्रित किया गया, ग्लोबली कनेक्टेड करने का काम किया गया। ठीक है, पहले लाइसेंस लेने में चप्पल घिस जाते थे, स्टेटमेंट है, बट अब लाइसेंस लेना आसान हुआ, कुछ सेक्टर को छोड़ दिया था। अब आज की स्थिति आप सभी को पता ही है, आज एक कंपनी बनाना कितना आप सभी के लिए आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फसल के उनके मौसम का सही ढंग से जो है सुमेलित कर रहा है? ठीक है, गेहूं खरीफ फसल दे रहा है। ठीक है, गेहूं, तो देखिए आपको पता है कि मौसम के आधार पर हम लोग तीन तरह का फसल का बात करते हैं। एक होता है आपका
खरीफ, खरीफ फसल, एक रबी, ठीक है, और एक जो है जायद। जायद वाला अभी मौसम चल रहा है मार्च से लेके अप्रैल, ठीक है, यानी रबी और खरीफ के बीच, ठीक है, ये जायद फसल देखने को मिलता है। ठीक है, जून जुलाई तक सब कटाई वगैरह हो जाता है इसका। जैसे अभी देखेंगे तरबूज, खरबूज, खीरा, मक्का वगैरह सब है। यहाँ पे देखिए मक्का दिया है, खरीफ फसल थे तो बिल्कुल क्या है, तीसरा वाला देखेंगे तो ये सही है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे गेहूं की। गेहूं जो है देखेंगे तो सर्दी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और काटा जाता है मार्च अप्रैल में। ये कैसा है, रबी फसल है। ठीक है, गेहूं रबी है, ये चावल वाला खरीफ हो जाएगा। ठीक है, ये जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर वगैरह में काटा जाता है, जैसे चावल ज्वार वगैरह हो जाएगा। ठीक है, चना के बारे में आप सभी को ज्ञात है ही, ये भी रबी फसल है। कहते एक ही ऑप्शन सही माना जाएगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध बैल शीर्ष बिहार में किस स्थान से प्राप्त है? ठीक है, बिहार स्पेशल है ये, रामपुरबा हो जाएगा आपका। पश्चिमी चंपारण में रामपुरबा है। अशोक का दो प्रमुख स्तंभ यहाँ मिला है, वहीं पे बैल का शीर्ष है। ठीक है, एक पे सिंह का शीर्ष है और एक पे देखेंगे बैल का भी देखने को मिलेगा। चंपारण 1917 निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह जो भी था। ये देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, नील बगान मालिकों का शोषण को लेके, 3 कठिया पत्ती को लेके था, 3/20 फॉर्मूला था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको खेती करनी ही करनी है। ऐसे में गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह किया गया पहली बार, और ये सक्सेसफुल भी रहे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का विचार बिहार में, बिहार के किस नेता ने दिया संपूर्ण क्रांति का विचार? ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, देखिए इंद्रपुरी बैराज कैमूर में दे रहा है। इंद्रपुरी जो है ये कैमूर में ना होकर इंद्रपुरी कहाँ पे है आपको? रोहतास में है। ठीक है, इंद्रपुरी हो जाएगा रोहतास में। नागी बांध जमुई में है, ये करेक्ट है। ओढ़नी बांध बांका में, ठीक है, ये भी करेक्ट है। दुर्गावती कैमूर में, ये भी सही। अच्छा, यहाँ पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। इंद्रपुरी जो है रोहतास में है, बाकी सब सही था, दुर्गावती, कैमूर, ओढ़नी, ठीक है। अगला देखिए, बिहार सरकार ने किस शहर में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास को मंजूरी दी है? ठीक है, क्या जवाब बन जाएगा आप सभी का? 95 का बी हो जाएगा गया। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास की मंजूरी, लगभग 16,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात यहाँ पे की गई है। बिहार की पहली विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार में पहले विधानसभा का गठन आपको बताना है। ये कब? 1937 में। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसी के तहत पहले प्रांतीय चुनाव के लिए 1937 में पहली बार बिहार विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, अगला देखिए 96 हो गया, 97। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे जिन्हें राज्य के वित्त और नियोजन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? देखिए पूछ रहा है, स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे, नाम इनका क्या था बताइए? नाम था डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। मध्यकाल का कौन सा शासक अपने विश्व स्तरीय बाजार नियंत्रण और कृषि नीतियों के लिए जाना जाता था, जिसे समकालीन इतिहासकारों ने दुनिया का महान अजूबों में से एक माना है? ठीक है, ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। देखिए बाजार नीति, इनके लिए बाजार नीति के लिए फेमस थे शेरशाह सूरी। ठीक है, 1582 में देखेंगे तारीख शेरशाही लिखी गई है, इसके द्वारा अब्बास खां सरवानी के द्वारा। और वहीं पे शेरशाह का जो है उनके प्रशासनिक सुधार, न्यायिक व्यवस्था, बाजार सुधार, सबका चर्चा किया गया है। शेरशाह सूरी के द्वारा राजधानी पटना में बनाया भी गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। ठीक है, बाकी देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी, वो भी बाजार सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्च लाइट किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्च लाइट, ये शुरू कब किया गया था? 1918 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, सैयद इमाम हसन के साथ मिलके। कब से? 1918 से। अगला प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। बिहार कृषि जो है निवेश, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है,
क्या है पूछा जा रहा है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य। देखिए पहला क्या लिख रहा है, मखाना, शहद, मक्का जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कृषि आधारित जो है उद्योग बढ़ावा देना। ये जो कृषि नीति है, ठीक है, तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूंजीगत सब्सिडी, समानता निवेश कंपनियों के लिए 25% सब्सिडी और किसान उत्पादक कंपनियों के लिए 15%। साथ ही एससी एसटी और ईबीसी महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभ भी है। परियोजना का न्यूनतम पात्र लागत 25 लाख और अधिकतम 5 करोड़ है। देखिए एक से ज्यादा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है। बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र ये आग्नेय और क्यांतरी चट्टान जैसे गिरनाइट और नीस और शीश से बना है। देखिए दक्षिणी पठार की बात यहाँ पे हुई है। ठीक है, दक्षिणी पठार यानी बिहार के जो आएंगे थे दक्षिणी हिस्सा में, नवादा, गया, मुंगेर, औरंगाबाद वाला का बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख भौतिक विभाग बिहार में है। ठीक है, बिहार में कौन है यही पूछा गया है। देखिए लिख रहा है, शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, गंगा का मैदान, तटीय। देखिए तटीय मैदान तो है नहीं बिहार में। उत्तरी पर्वत, मध्यवर्तीय और दक्कन का पठार। ठीक है, विंध्य श्रेणी। देखिए पहला वाला ही सही है, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये आपको पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, बेतिया के आसपास देखने को मिलेगा। तराई क्षेत्र भी है, गंगा का मैदान है। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र अभी आप लोग देखे भी, ठीक है, पिछला क्वेश्चन वही था, दक्षिणी पठारी क्षेत्र के लेके था। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आग्नेय और कैंतरी चट्टान, ग्रेनाइट, नीस वगैरह जो है नवादा, मुंगेर, गया, ठीक है, इस सब में मिलता है। यहाँ पे पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल है। जो बिहार का शिवालिक क्षेत्र है में कौन कौन सा विशेषता है बताना है। ठीक है, रामनगर दून है वहां पे, करेक्ट है। सोमेश्वर पर्वतमाला भी है, हरहा घाटी है, राजगीर की पहाड़ी देखेंगे तो ये जो है शिवालिक में नहीं आएगा। राजगीर कहाँ जो है बिहार, ठीक है, और कहाँ यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस कॉर्नर का। ठीक है, और राजगीर की पहाड़ी कहाँ इधर पड़ेगी, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, दक्षिणी पठार में स्थित है, शिवालिक में स्थित नहीं है। प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पे सोनपुर मेला देखने को मिलता है। तो एक गंगा और दूसरी गंडक, इसी के संगम पे है सोनपुर मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला में से एक है। ठीक है, बराबर गुफाएं जो आजीविकों से अपनी जुड़ाव और अपने उत्कृष्ट पॉलिश के लिए जानी जाती थी, किस जिला में स्थित है बराबर गुफा। ये कहाँ पे है आपको, जहानाबाद में बराबर की गुफा है। देखिए अगला पूछ रहा है भीमबाद वन जीव अभयारण्य के बारे में कि कौन सा कथन सही है भीम बांध के बारे में। ठीक है, देखिए लिख रहा है पहला कि मुंगेर के दक्षिणी पश्चिम में है भीम बांध, सही है। गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ये यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जानवर बाघ, तेंदुए, भालू, 4 सिंग वाला मृग, ये सब शामिल है, स्लॉथ वगैरह। ठीक है, सब सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 11 अगस्त 1942 को 7 शहीदों में शामिल नहीं था। सातों का नाम पहले ही आपको टेस्ट में हम बता चुके हैं। ठीक है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे ये, रामानंद सिंह सेन थे, रामकृष्णा सिन्हा ये शामिल इसमें नहीं थे, सतीश प्रसाद झा थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण सिन्हा इसमें नहीं थे। ठीक है, वे 8वें स्वतंत्रता सेनानी थे रामकृष्ण सिन्हा, ये चकमा दे के फरार हो गए थे। ठीक है, झंडा फहराने में ये सफल रहे थे। ठीक है, बाकी आपको कहानी पता है 11 अगस्त जो है 1942 की। ठीक है, पटना के मजिस्ट्रेट थे, नाम था उनका WG आर्चर। छात्र के द्वारा जुलूस पे पुलिस फायरिंग का आदेश दिया गया। ठीक है, और वैसे में 7 लोग इसमें शहीद हो जाते हैं। अगला देखिए, बिहार के एक प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी राम स्वरूप देवी को 1931 में किस केंद्रीय जेल में कैद किया गया था। किस केंद्रीय जेल में इनको तय कैद किया गया था। ठीक है, राम स्वरूप देवी को, इनको भागलपुर सेंट्रल जेल में।
सबिना हो गया आंदोलन में सक्रिय पार्टिसिपेशन इनका देखने को मिला था। राम स्वरूप देवी का। निम्नलिखित में से कौन बिहार के एक नरमपंथी नेता नहीं थे? नरमपंथी नेता कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सच्चिदानंद, महेश्वरी प्रसाद, सैयद हैदर हुसैन। ठीक है, ये सब लोग नरमपंथी थे। जयप्रकाश नारायण जो है देखेंगे समाजवादी और उग्रवादी धारा से जुड़े हुए थे। बिहार में पाए जाने वाले जो है खनिजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खनिजों के संबंध में देखिए लिख रहा है नवादा जिले में कह रहा है अबरख मिलता है, नवादा में करेक्ट है। भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा जिलों में क्वाटाई सिल्क वगैरह दोनों सही है, सीमित मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। राष्ट्रीय परिवार जो है स्वास्थ्य सर्वे जो 5 आया है, ठीक है, इसी के बारे में दिया है कि सही कथन कौन सा है। पहले देखिए लिख रहा है महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है पहले से, ये कह रहा है आपका राष्ट्रीय सर्वे, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्वच्छ जो है शौचालय की उपलब्धता पहले से बढ़ी है, ये भी सही है। एनीमिया की समस्या तीसरा दे रहा है कि कम हुई है। ठीक है, एनीमिया की समस्या कम हुई है, ये सही नहीं बनेगा। ठीक है, सभी वर्गों में एनीमिया जो है कम नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि बढ़ा है। ठीक है, ये सर्वे आपको जो है देखेंगे तो 2019 से 21 का है, जो ये 5 वाला सर्वे है। ठीक है, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा ही किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य, जनसंख्या, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, महिला बाल स्थिति सबको ध्यान में रखा जाता है। महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महिलाओं का साक्षरता बढ़ा है, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है, कम उम्र में विवाह का रेट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे जो है सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तीसरा तो गलत है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का एसडीआई मान लगभग कितना है? ठीक है, भारत का एसडीआई मान कितना है बताना है। मानव विकास रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0.685 है। कितना है? 0.685। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो मीडियम कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लियर। 0.8 से ज्यादा होगा तो वेरी हाई में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 113। 97 जो है अकादमी पुरस्कार 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? 97 अकादमी पुरस्कार 2025 ये लॉस जो है एंजिल्स में हुआ है। ठीक है, और अमेरिका का लॉस एंजिल्स में ही देखने को मिला है। का स्थान था डॉल्बी थिएटर, हॉलीवुड, लॉस एंजल्स। ठीक है, अगला देखिए 71वां राष्ट्रीय जो है पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? 71वां राष्ट्रीय में कह रहा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ये दिया गया है सुदीप्तो सेन को। ठीक है, द केरला स्टोरी के लिए। ठीक है, द केरला स्टोरी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अगर पूछा जाए आपसे 71वां में तो 12वीं जो है, 12वीं फेल, 12th फेल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है शाहरुख खान जवान के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 के लिए रोड मैप में कितने चरण बताए गए हैं? 2047 के लिए रोड मैप में कितने चरण? देखिए इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो पाए। ठीक है, डिफेंस फोर्स सर्वे 2000 रोड मैप में कितने चरण में? तो 3 चरण में। ऑप्शन नंबर बी। 3 फेज में, पहला फेज में देखा जाए तो वर्तमान से 2030 तक, दूसरा फेज इसका रहेगा 2030 से 37, और तीसरा 2037 से 2047 तक। ठीक है, इंडियन डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 तक 3 फेज में पूरा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि भारत के सशस्त्र सेनाओं को क्या करना? एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से बहुत ही बेहतर, उन्नत बनाना। हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हार्ट लैम्प का, तो ये नाम है दीपा भस्ती। ठीक है, हार्ट लैम्प की बात करेंगे तो प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका थी बानू मुस्ताक, उन्हीं का रचना है। ठीक है, कन्नड़ लेखिका थी, और इसका अंग्रेजी अनुवाद यहाँ से आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है क्षमता गरीबी माप में निम्न में से कौन सा संकेतक शामिल होता है? कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और निरक्षरता। प्रति व्यक्ति आय इसमें नहीं शामिल रखा जाता है गरीबी माप में। ठीक है, कुपोषण रहता है, शिशु मृत्यु दर और निरक्षरता। ठीक है, ये सीपीएम का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर। ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है यूएनडीपी, उसी के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है,
और इसमें जनरली आपको फोकस किया जाता है, ठीक है, 3 चीज़ों पे। कुपोषण, कि लोगों को पर्याप्त पोषण वगैरह मिल रहा है नहीं, स्वास्थ्य क्षमता क्या है, शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है। आर्थिक सर्वे 25-26 और नवीनतम WTO अनटार्ड रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथन पर विचार कीजिए, बताइए सही कथन कौन सा है। ठीक है, इसमें बताना है सही कथन। देखिए लिख रहा है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। जो देखिए इकोनॉमी सर्वे अपना क्या बोलता है, 7वां है क्या, बिल्कुल। सेवा के क्षेत्र में भारत 7वें पे है। डिजिटल सेवा निर्यात में भारत 5वें पे है। फाइनेंशियल ईयर 25 में सेवा निर्यात में कह रहा है कि ये जो डॉलर है 387.5 बिलियन से अधिक रहा है। तीसरा भी करेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा तीनों तीनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है, इकोनॉमी सर्वे तो सब लोग पढ़े ही होंगे। तो भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। बाकी एक टेस्ट मैं कराया हूँ, अपना पुराना चैनल जो है, मैं अभी नाम लिख देता हूँ, आप बाकी आप लोग यूट्यूब वगैरह में लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। यूट्यूब में या कहीं भी गूगल में आप लोग लिखेंगे GYAN ज्ञान, SAMMAN ज्ञान सम्मान, ठीक है, ये लिखेंगे वैसे चैनल आएगा। प्ले लिस्ट में आप लोग चले जाएंगे, प्ले लिस्ट में जैसे जाएंगे तो उसमें यूपीएससी का विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज दिखेगा आपको, विजन आईएएस का। वहां पे जाएंगे तो बजट और इकोनॉमी सर्वे का एक टेस्ट होगा, ठीक है, 2 पार्ट में 2 हिस्से में बना होगा, ठीक है। 3-4 जो है इसमें देखेंगे तो 150 यानी एक से ज्यादा टेस्ट में बनाया हूँ। इसको जाके देख लेंगे, सब इकोनॉमी सर्वे बजट का हर एक डाटा को वहां पे कवर करा दिए हैं, ठीक है। बड़ी अच्छे अच्छे प्रश्न है, हर एक योजना परियोजना को वहां पे कवर किया गया है, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं किसान ई मित्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल है, ठीक है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आंसर बताना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें किसान ई मित्र के अंतर्गत बिल्कुल सही है, किसान क्रेडिट कार्ड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कृषि सिंचाई योजना इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बस बी रहेगा आपका, ठीक है। वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। लिख रहा है कि भारत में बैंक खातेदारों का अनुपात 2024 में लगभग 89% तक पहुंच गया था। कितना, 89% तक बैंक खातेदारों का संख्या। बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट जा रहा है। आरबीआई जो डाटा वगैरह जारी किया है, खाता धारकों का अनुपात 2024 में लगभग 89। बैंक मित्र की संख्या में वृद्धि हुई है, बैंक मित्र की संख्या में, ठीक है, ये भी जो है आपका सही है। 2011 में देखेंगे तो बैंक खाता धारक जो है 35% थे, अभी कितने हो गए, 89%, ठीक है। काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है इसमें। और दूसरा भी सही है, बैंक जो है मित्र की संख्या आरबीआई डीपीआई के आधार पर 2018 100 के बराबर माना गया है, तब यहाँ पे सही है, ठीक है। डिजिटल जो है लेन देन की बात की गई है। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, तीनों सही है ना, ऑप्शन नंबर सी। टेक्स रैम्स योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। रैम्स टेक्सटाइल सेक्टर रिफॉर्म एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्कीम, ठीक है। तो ये जो है किसके लिए है, टेक्सटाइल के लिए है, सीधे पता चल रहा है वस्त्र उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बौद्ध जो है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में एआई आधारित भाषा शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया गया है, इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम है नोरबू, ठीक है। अगला देखिए, अब मात्र जो है 28 प्रश्न इसमें बचे हुए हैं आपके टेस्ट में, जल्द ही ये टेस्ट जो है समाप्त होगा, ठीक है। 123 नंबर प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न बाकी अच्छे बनाए गए हैं। अटल पेंशन योजना के बारे में पूछा गया है। देखिए ऑलरेडी हम अटल पेंशन योजना के बारे में इस बीपीएससी सीरीज में ही 2 बार चर्चा कर चुके हैं, तीसरी बार चर्चा हो रहा है, ठीक है। तो एक प्रश्न रिपीट होंगे तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विभिन्न संस्थान का टेस्ट हम लोग देख रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही, ठीक है। तो रिपीट होंगे तो इससे घबराएंगे नहीं, तो आप लोग को याद ही होगा। अटल पेंशन योजना की बात किया जाए तो पीएफआरडी के द्वारा इसको संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है योजना का नियमन और संचालन के उत्तरदायी है, तो बिल्कुल पेंशन निधि विनियामक। अब देखिए इसमें योजना में कौन लाभान्वित होंगे, ठीक है, कितना पैसा उनको मिलेगा, सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है।
चलिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी समय पे ऋण का पुनर्भुगतान करता है, कौन कौन सा उसको लाभ मिल जाएगा। देखिए, जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना था, अगर कोई भी लाभार्थी समय के साथ ऋण भुगतान करता है तो उसको क्या क्या लाभ जो है दिया जाएगा, यही पूछा गया। अधिक राशि का ऋण का लिए पात्र हो जाएगा, बिल्कुल। ब्याज पे सब्सिडी, डिजिटल लेन देन के लिए बढ़ावा देने के लिए कैशबैक, प्रोत्साहन सब मिलेगा उसका। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है। पीएम स्वनिधि, ये स्कीम के बारे में आप लोग बताएंगे मेरे को कमेंट करके, कब लाया गया था ये। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कब इसको लाया गया था। ठीक है, से जो भी शहर के रेडी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर है, उन्हीं के लिए जो है शुरू किया गया था, आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 3 प्रकार की बातें की गई, जो यहाँ पे ऑप्शन में आपको अवेलेबल है। ठीक है, अगला देखिए। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, असत्य कथन बताना है इसमें। असत्य कौन है। ठीक है, यह देश के वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान को मापता है, आर्थिक विकास में। ये तो सही है। ठीक है, भारत का स्थान 5वां है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया इसको। तो सिंगापुर वैसे पहले पे स्थान पे रहा है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है, असत्य कथन पहचानने को क्या बोला गया, असत्य। ठीक है, तो भारत जो है 5वां पे नहीं, भारत 5वां पे तो नहीं है इसमें। ठीक है, भारत का रैंक जो है 16वां है, सिंगापुर पहले पे है। ठीक है, सिंगापुर क्या है आपको पहले पे है। और पूछ रहा है वैश्विक आर्थिक विकास योगदान, नहीं, ये भी गलत है आपका। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली में। ठीक है, एक ही सही जा रहा है, दो, एक और दो तो दोनों गलत हो गया। ठीक है, वैश्विक आर्थिक विकास नहीं है इसमें। बाकी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, सही। असत्य पूछा गया था तो एक और दो आपका हो जाएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है, साथ साथ नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और आईएमएम मुंबई। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस और उसके आसपास किस ऑपरेशन के अंतर्गत हमला किया है। ठीक है, ये जो है ऑपरेशन एसियोबिट जो है रिजल्व। ठीक है, एसियोबिट रिजल्व के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, निर्यात तत्परता सूचकांक के बारे में बताना है कि कितना इसमें सही है। लिख रहा है कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है निर्यात तत्परता सूचकांक, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, चौथा संस्करण इसका जारी किया गया था। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे कह रहा है निर्यात में महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। ये भी सही है, बड़े राज्यों में ये लोग अव्वल प्रदर्शन किए हैं। छोटे राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह है। 24-25 में भारत का पण्य वस्तु निर्यात 437.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। 24-25 का डाटा है, तो ये डाटा भी आपको करेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो में आपका सही कथन क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, वस्तु निर्यात की यहाँ पे बात पूछी गई है, तो वस्तु और सेवा का टोटल निर्यात देखेंगे ना 24-25 में, ये रहा था आपको 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर। ये वस्तु सेवा दोनों पूछा जाए तब आप लोग ध्यान में रखेंगे। केवल अगर वस्तु पूछा जाए तो 437.7 ही है। केवल अगर सेवा पूछा जाए आपसे, 387.5 अमेरिकी अरब डॉलर है। पहले से सब में ग्रोथ ही देखने को मिला है, चाहे वस्तु हो, सेवा हो, ओवरऑल डाटा हो। जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के संबंध में बताना है कि सत्य कथन आपको बताना है। अरे, योजना के तहत किसानों को 3,000 वार्षिक सहायता दिया जाएगा, तो ऑलरेडी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर बिल्कुल 3,000 ही सहायता दिया जाएगा। बिहार बजट में इसकी चर्चा है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की। अगला देखिए क्या लिख रहा है, ये राशि पीएम किसान योजना के अतिरिक्त दिया जाएगा, तो बिल्कुल किसान योजना आपको पता है 2,000 का 3 इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपये दिया जाता है, ये 3,000 अलग से दिया जाएगा। इसके पश्चात किसानों किसानों की कुल वार्षिक सहायता 10,000 हो जाएगी। तो देखिए 10,000 कैसे हो जाएगी, 2,000 2,000 2,000 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपया हो गया, और प्लस यहाँ से 3,000 हुआ।
ठीक है। तो टोटल जो है 6 3 कितना 9,000 हो जाएगा, ना कि 10,000। ठीक है। चलिए तीसरा गलत है, तो एक दो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन से एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है? सरकार कौन कौन सा एक्सप्रेसवे बनाने का बात जो है बोला है? बिहार बजट 26 27 आ ही चुका है, 5 नए एक्सप्रेसवे का बात हम किए थे वहां पे। पटना से पूर्णिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया, बक्सर, सब हो जाएगा, बक्सर भागलपुर। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके अलावा बनारसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे था, ये पांचवा था। टोटल 5 वे एक्सप्रेसवे बनाने का आपको बात किया गया था। हाल ही में चर्चा रहा भारत विस्तार, एक ऑलरेडी क्वेश्चन चर्चा हो चुका है भारत विस्तार के बारे में। फिर से खैर पूछा गया, खैर हम यूपीएससी में चर्चा किए थे इस प्रश्न का। तो आप लोग अगर टेस्ट देखना चाहते हैं यूपीएससी या और अच्छे लेवल का टेस्ट वगैरह, ठीक है, तो अगले चैनल पे जो है शाम को, ठीक है, जो ज्ञान सम्मान वाला पुराना चैनल है वहां पे शाम को 7 बजे डिस्कशन होता है, तो उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिख रहा है। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आधारित एक एकीकृत यही संचालित प्लेटफॉर्म है। कौन? भारत विस्तार। विस्तार यानी वर्चुअल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, पहला वाला सही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई पे आधारित है। ठीक है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में, कहाँ पे? सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को जो है विस्तार करना। देखिए सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित है नहीं भारत विस्तार, किससे संबंधित है? कृषि तकनीक से है, एग्रीटेक से है। तो दूसरा तक क्लियर गलत हो गया। भारत विस्तार जो है, अब विस्तार से पता चल रहा होगा, ये हो सकता है ये जो है कनेक्टिविटी को लेके हो। ये उपयोगकर्ता को उनकी स्थानीय भाषा में मिट्टी की सेहत, मौसम का पूर्वानुमान, कीट नियंत्रण पर रियल टाइम सलाह देने का काम करेगा। ये बिल्कुल सही है, किसानों के लिए काम करेगा ये। इसके लिए उपभोक्ताकर्ता के पास उच्च गति वाला इंटरनेट की आवश्यकता चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट। देखिए इसके लिए व्हाट्सअप जो है बोट बनाया गया है, ताकि सीमित कनेक्टिविटी वाले किसान भी इसका उपयोग कर सके, जिसके लिए हाई जो है इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और तीन सही जा रहा है, एक तीन ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखिए 131। बजट जो है 26 27 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है। ये जो है टोटल 7, 26 27 में जो है ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में 7 नए हाई स्पीड रेल जो है कॉरिडोर विकसित करने की बात की गई है। ये कॉरिडोर लगभग 4,000 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। ठीक है। और इनके माध्यम से यात्रा के समय में क्या किया जाएगा? भारी कमी होगा। अब चूंकि हाई स्पीड है तो कमी होगा ही। ठीक है। मुंबई से पुणे हो गया, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु। ठीक है। दिल्ली बनारसी, बनारसी सिलीगुड़ी, ये सब इसमें रहेगा। और इसके लिए अनुमान किया गया कि 16 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्च किया जाएगा। पीरियोडिक लेवल, ये लेबर जो है सर्वे है, इसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 24 25 26 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कार्यबल के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक। चलिए यहाँ पे टोटल का टोटल आपको 3 कथन दिया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सही पूछा गया है। लिख रहा है सेवा क्षेत्र वर्तमान में कृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। सेवा क्षेत्र, अब देखिए रोजगार की बात आ गई। कृषि क्षेत्र में अभी भी सबसे बड़ा नियोक्ता कृषि में ही क्षेत्र में है। ठीक है। देखा जाए तो 50% के आसपास, ये वाला गलत हो जाएगा। कैजुअल लेबर के अनुपात में पिछले दशक की तुलना में वृद्धि हुई है। कैजुअल लेबर, देखिए कैजुअल लेबर में कमी आई है। ठीक है। ये सही नहीं बनेगा। नियमित वेतनभोगी वर्ग के प्रतिशत शहर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नियमित जिनको वेतन मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर बात करें हम लोग अक्टूबर से दिसंबर 2025 का जो डाटा आपको बताता है, बेरोजगारी दर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में घट के 4%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.7% है। गांव में कितना है? 4%। शहर में कितना है? 6.7% है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए। खैर यहाँ पे क्या पूछा गया था? सही पूछा गया था ना आपसे, कितना कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें केवल और केवल तीन ही सही हो रहा है ना, पहला दूसरा तो गलत। हाँ केवल तीन, चलिए ऑप्शन में है। फिर मैं सोच रहा था कि ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है।
इकोनॉमी सर्वे 25-26 के अनुसार पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, 25-26 के अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सही है, बताना है। 26-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी 6.5 से 7% के बीच अनुमान लगाया गया है। रियल जीडीपी ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जितना भी सर्वे है, जितना भी संस्थान है, सब इसी के आसपास अपना अनुमान लगाया है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.5 से नीचे करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। ठीक है, ये भी क्या है, करेक्ट है। तीसरा, सर्वे के अनुसार भारत अब क्रय शक्ति समानता के मामले में दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्रय शक्ति में परचेजिंग पावर जो है, पार्टी की बात की जा रही है, तो तीसरा सबसे बन गया है। नंबर 1 पे जो है आपको चीन है, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत हो गया। ठीक है, बाकी बाजार विनिमय दर मार्केट एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, भारत दुनिया में 5वें स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप सभी का क्या बन जाएगा, 1 और 2, तीसरा तो गलत है। आईएनएस बागसीर के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है। लिख रहा है कि ये प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित स्कॉर्पिन श्रेणी की छठी पनडुब्बी है। ये परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। इसका निर्माण मजगांव डक शिपयार्ड लिमिटेड फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। आईएनएस बागसीर के बारे में पहला सही है, प्रोजेक्ट 75 के तहत ही स्कॉर्पिन की छठी पनडुब्बी है। तीसरा भी सही है, मजगांव जो है डक शिपयार्ड इसको लिमिटेड सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से विकसित परमाणु ऊर्जा से संचालित। ठीक है, ये आपको सही नहीं बनेगा। 1-3 ऑप्शन में है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूएडीआई के द्वारा जारी आधार का आधिकारिक शुभंकर क्या है। आधिकारिक शुभंकर पूछा हुआ है, देखिए क्या हो जाएगा आपका, उदय। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। ठीक है, इसमें सही बताना है। तो देखिए लिख रहा है कि प्राथमिक में 26.8 योगदान है, दूसरा में 18, तीसरा में जो है तृतीयक में 54 और विनिर्माण 8.6। क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे योगदान की बात की गई है। तृतीय क्षेत्र बिल्कुल सही है, 54.8%। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है आपका, 18.3%। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है आपको, 26.8%। तो डाटा उलट दिया गया था, प्राथमिक का 18, द्वितीय का 26 और तृतीय बिल्कुल सही है। देखिए फुल लेंथ का टेस्ट है, तो हर एक सब्जेक्ट का प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स भी आपको देखने को मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की इको फ्रेंडली बैम्बू हट्स परियोजना के माध्यम से किस स्थानीय जनजाति के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। ये थारू और उराव जनजाति हो जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा घोषित 7 निश्चय 3 योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कुल कितने रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया अगले 5 वर्ष में। ठीक है, 7 निश्चय 3 के तहत सही जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए 1 करोड़ का टारगेट है, कितना, 1 करोड़ ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, 7 निश्चय 3 के तहत। ठीक है, तो टारगेट मैं बताया था कि क्या क्या बिहार सरकार टारगेट किया है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। ठीक है, यानी दोगुना आय भी करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि में प्रोग्रेस हो, शिक्षा बेहतर हो, सुलभ स्वास्थ्य हो। ठीक है, बिहार आईटी नीति 2025 के अनुसार राज्य के किन स्थानों को मुख्य आईटी हब और प्लग एंड प्ले केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, मुख्य आईटी हब और प्लग एंड प्ले केंद्रों के रूप में किसको किसको यहाँ विकसित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिहटा एक हो जाएगा और दूसरा राजगीर नवादा। 1 और 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार आईटी पॉलिसी 2025 के तहत बिहटा को और राजगीर को
प्राथमिकता प्राथमिकता दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, बिहार सरकार ने राज्य की पहली फिनटेक सिटी को किस शहर के निकट विकसित करने के लिए भूमि आवंटन का प्रक्रिया पूरी कर लिया है? बिहार का पहला फिनटेक सिटी। ठीक है, ये कहाँ पे? बिहटा, पटना। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न है एक। यदि किसी कोड में यहाँ पे प्रवीण है, प्रवीण को लिखा जा रहा है डिकोड करके, कुंदन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए आपके पास प्रवीण है PRAVEE और N के बदले यहाँ पे OPXRZY और G। पी को देखिए यहाँ पे ओ लिखा गया है, यानी OP -1 है। ठीक है, यहाँ पे -1 है, सबको दिख रहा है। आर के बदले पी है, यानी PQR -2 है यहाँ पे। ए के बदले एक्स है, यानी XYZ यानी -3 है। ये है -4, ये -5। देखिए आप पैटर्न पता चल गया, -1 -2। बस यहाँ पे कर दे, के से -1 करेंगे जे, क्यू से -2 करेंगे एस, एन से -3 करेंगे के। देखिए यहाँ पे JSK कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, JSK तो यहाँ भी दिख रहा है ना, JRS दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही सीरीज चल रहा था। तो देखिए आजकल जो है बिहार में देखेंगे ट्रेंड्स बना है, 2 4 5 रीजनिंग पूछा जाता है, 2 4 5 मैथमेटिक्स पूछा जाता है। पहले केवल मैथमेटिक्स का प्रश्न पूछा जाता था। एक और रीजनिंग का प्रश्न है, 4 है, उसके बाद 10 33। देखिए 4 है, यहाँ पे क्या किया गया आपको, देखिए पहला जो है आपको 4 है, दूसरा 10, फिर 33, नेक्स्ट है 136। तो इसके बाद क्या आएगा? 4 है तो 4 से 10, वैसे देखेंगे तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 3 जोड़ेंगे, 33 आ जाएगा। और 33 में 4 का मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे तो देखिए 136 आ जाएगा। तो यहाँ से एक पैटर्न दिख रहा है कि पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 3, 4 से 4। अब क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देंगे। 136 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए और 5 ऐड कीजिए, तो देखिए 5 36, 3 आ गया, 5 दिए 15, 3 18, 5 एकम 5 3, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और एक 6, 5 36 3 5 दिए 15, 5 36 3 5 दिए 15 18। ठीक है, सही 600 और प्लस 685। 685 ऑप्शन में अब कहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है 4 5 6 से विभाज्य होगी? क्या क्वेश्चन है? देखिए 4 5 6 तीनों से विभाज्य होगी पूछा गया है। तो 4 5 6 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 60। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे 60 से विभाज्य। ठीक है, 100 के बाद चेक करते हैं, क्योंकि देखिए 4 5 6 तीनों से विभाज्य करना है। तीनों से विभाज्य यानी तीनों के जो एलसीएम से जो विभाज्य होगा वही 4 5 6 से भी हो जाएगा। 60 का देखेंगे तो 100 के बाद जो सबसे पहला नंबर आएगा कौन सा आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 120 के बाद देखेंगे कौन सा नंबर आएगा आपका, 6 दूनी 12, 6 तुरी 18, 6 चौका 24, ऐसे बढ़ते जाएगा। लास्ट 500 से जस्ट पहले कौन आएगा, 480 आ जाएगा। क्या पूछा है, कितनी संख्या होगी, आप लोग निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, ऐसे भी देखेंगे तो 24, 6 5 30, 6 1 36, 6 7 42। ठीक है, 3 3 6 1 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी दिख रहा है। ठीक है, बाकी ऐसे भी आप लोग, ये पहला टर्म पता चल गया था, डिफरेंस सेम था। जीपी एपी सीरीज दिख रहा था, कैसा एपी सीरीज? आपको लास्ट टर्म भी पता था, फर्स्ट टर्म पता, तो आप एन टर्म जरूर निकाल सकते थे। ठीक है, फाइनल टर्म का फॉर्मूला लिख के साथ ही आता, बाकी साथ ही आ रहा है। 5 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाएगी, 5 6 के बीच? ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन तो काफी बार आया जा चुका है और आपको बताया भी गया है। ठीक है, अब देखिए पता नहीं अपने को कि 5 से 6 के बीच कब दोनों सुइयां जो है एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, तो आप कुछ भी एज्यूम करके बना वगैरह सकते हैं। ठीक है, आप एज्यूम कर ले कि भाई टी टाइम बाद जो है दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, आप सभी को पता है 5 और 6 के बीच ही है,
तो जाहिर सी बात है 5 और 6 के बीच है, ये मान लीजिए 12 हो गया आपका, 6, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 5 6 के बीच है, तो घंटा का सुई मान लीजिए यहाँ पे है, और मिनट का सुई कुछ दोनों एक साथ आ जाए, 5 और 6 के बीच ही आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो आप सभी को पता है कि घंटे की सुई जो है हाफ डिग्री प्रति मिनट घूमती है। ठीक है, घंटे की सुई। ठीक है, मिनट के सुई का आपको कहानी पता ही है, तो यहाँ पे घड़ी की जो घंटे की सुई है उसके द्वारा बनाया गया एंगल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 30 प्लस 0.5 इंटू टी हो जाएगा। मिनट का सुई का वैसे ही निकाल लें, क्योंकि 6 डिग्री प्रति मिनट घूमती है, तो 6 डिग्री इंटू टी मिनट घूमेगी। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर होगा, यानी 5 × 30, 3 × 5 = 15 न हुआ 150। देखिए 5 × 30 क्यों लिखे हैं, तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी क्या होगा, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 5 घंटे में 150 का ऑलरेडी बनेगा। और एज्यूम हम लोग कर लिए कि हम लोग को पता है कि हाफ डिग्री जो है प्रति मिनट घूमती है, तो हम लोग मानते हैं कि टी टाइम बाद ये मिल जाएगी, हाफ इंटू टी। ठीक है, इक्वल टू मिनट का सुई पता ही है आपको, मिनट की सुई का कहानी 6 डिग्री 1 मिनट में, दोनों को इक्वल कर देंगे, 150 प्लस 0.5 टी इजकल टू 6 टी आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 5.5 टी इजकल टू आ जाएगा 150, यहाँ से टी इजकल टू आ जाएगा 150/55, और ये चाहे तो 1 0 ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 5 × 5, 5 × 5, ये 5×3 = 15, 300/11, 300/11 यानी 27.3/11 मिनट। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे क्या था, तो ये आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन 5:27 3 11 मिनट में। घड़ी की सुई को 5 से 6 के बीच ही मिलाना है, 1 घंटे में घड़ी 30 मिनट लगभग 30 डिग्री का, तो 5 घंटे में, अब बाकी इसके बाद ही कभी ना कभी मिलेगी 5 और 6 के बीच, तो हम लोग मान लिए कि टी टाइम बाद मिलेगी, तो टी टाइम बाद, टी टाइम में घंटे की सुई कितना मूवमेंट करेगी, 0.5 इंटू टी, और मिनट की सुई कितना करेगी, तो 6 टी। लुप्त संख्या इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें लुप्त संख्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ का संख्या आपको बताना है, आपको सबसे पहले देखना होगा कौन सा ऑपरेशन करके थर्ड वाला आया है, ये फर्स्ट जो है आपका कॉलम और सेकंड कॉलम का कौन सा ऑपरेशन किया गया है। यहाँ पे तो अपने को क्लियर दिख रहा है कि 20 में हम लोग 5 को जोड़े हैं, और यहाँ भी 5 को जोड़े हैं, फिर 5 को आ गया है। ठीक है, ये देखिए 16×5 = 21, 21×5 = 26, 25×5 = 30, 30×5 = 35, 9×5 = 14, 14×5 = 19, 19 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन तो सबसे आसान ही होता है। ठीक है, उसके लिए तरीका क्या है, सबसे पहले काम करना है आपको, डायरेक्शन, ये ईस्ट हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर नॉर्थ, और ये हो गया दक्षिण। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि कहाँ से आप शुरुआत करेंगे, ओरिजिन से। जो बोलेगा स्टेटमेंट, अंतोष घर से इडिटोरिया जाने के लिए पहले पूरब में जाता है, पूरब में जाता है, चलिए पूरब में इसको भेज देते हैं। कितना जाता है नहीं दिया गया है, तो आपसे डाटा नहीं पूछा जाएगा। फिर दाएं और मुड़ जाता है, दाएं और मुड़ता है यानी दाएं मुड़ेगा नीचे जाएगा। ठीक है, मुड़ जाता है, आगे वह पश्चिम की ओर, वेट वेट वेट, पूरब में जाता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, आगे वो पश्चिम की ओर थोड़ा दूर जाता है, पश्चिम की ओर थोड़ा दूर जाता है, तो पश्चिम की ओर यानी इधर, फिर वो जो है क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ना मैंने ऐसे हो जाएगा, दाहिने हो जाएगा नहीं, बाएं मुड़ता है यानी बाएं यानी ऐसे। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, बाकी हम लोग बना के देख लेते हैं, नहीं तो अंग्रेजी वाला देख लेंगे। आगे वो पश्चिम की ओर थोड़ी दूर, फिर वो बाएं मुड़ता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, यानी ये इसका गंतव्य है। संतोष अभी किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो देखिए दिशा क्या है, साउथ है। ठीक है, दक्षिण ही है। ठीक है, तो दक्षिण आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्या लिख रहा है, जय की वर्तमान आयु शंकर की आयु से तिगुनी है। ठीक है, शंकर की आयु, शंकर शंकर की आयु मान लीजिए एक्स है, जय की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक, आज से 5 वर्ष पहले
आज से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले चलते हैं तो शंकर की आयु x-5 होगी और जय की कितनी होगी, 3x-5। बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले जय की आयु शंकर की आयु से 4 गुनी है, शंकर की आयु की 4 गुनी है जय की आयु। बस इक्वल कर देंगे, वर्तमान आयु इनका बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4x माइनस का 4×5 = 20, ये हो जाएगा 3x माइनस का 5, एक्स को एक तरफ कर लेंगे, 4x माइनस 3x एक्स हो जाएगा, ये -5 में +20 ऐड होगा तो 15 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 15। क्या पूछा है, वर्तमान आयु वर्षों का योग, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो इसका शंकर का हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया 15 और जय का कितना, जय जो भी है क्या दिया था, जय, जय का हो जाएगा 15×3 = 45। इनका योग बताना है तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10, 4 1 5 1 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक दो प्रश्न बचे हैं, ये फुल लेंथ का टेस्ट, एक ऑलरेडी हम फुल लेंथ का टेस्ट आप लोगों को करा चुके हैं, ठीक है, ये दूसरा फुल लेंथ का टेस्ट हो गया, एक करंट अफेयर का ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिलते रहेंगे आपको, फुल लेंथ का भी, फुल लेंथ का एक एक टेस्ट मिलेगा अभी, बाकी अब कंटिन्यू सब्जेक्ट वाइज ही टेस्ट मिलेगा। नीचे एक पासा का 3 पर रूप दिया गया है, पासा में अंक 4 के विपरीत फलकों पे कौन, 4 के विपरीत, 4 कहीं दिख रहा है क्या, 4 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, 4 के विपरीत जो है पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से, तो 4 के बगल में कौन है, एक है, 4 के बगल में 3 है, एक और 3 तो नहीं होगा, एक तो नहीं होगा, 3 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, एक है, एक के बगल में यहाँ पे 3 दिखाया गया है, ठीक है, चलिए यहाँ पे भी 3 है, बाकी देखिए एक 3 यहाँ भी कॉमन दिख रहा है और एक 3 यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, तब सीधे है 4 के अपोजिट में कौन होगा, 6 ही होगा, यहीं से निकल गया आपका आंसर, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। देखिए अभी रीजनिंग का प्रश्न है आपका, लुप्त संख्या कहाँ पे, यहाँ पे बीच वाला, यानी आपको देखना होगा कि कौन सा ऑपरेशन करके 20 वाला लाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए, 2 है, 2 और 6 कितना होता है, 8, 8 और 4 12, 12×3 = 15, ये तो 15 आ रहा है, जोड़ने पर अंदर 60 आ रहा है, यानी 15 में 4 का मल्टीप्लाई है, तो यही ऑपरेशन इसमें सक्सेसफुल हो गया, तो काम बन जाएगा अपना, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 में 4 का करेंगे 40 आ जा रहा है, बिल्कुल वही ऑपरेशन करना है, 15 में 20 जोड़ेंगे 35, 35 और 9 हो जाएगा 9, 5 14 44, 44 और 3 47, 47 में 4 का करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 7 28, 2 4 चौका 16, 2 18, 188, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसके लिए आप लोग डायग्राम बना लेंगे, इस इजी क्वेश्चन बन जाता है। बी की बहन है ए, बी की बहन है ए और सी का भाई, बी सी का डी का पुत्र है। अंग्रेजी वाला थोड़ा प्रश्न मैं देख लेता हूँ इसका, 150 क्या बोल रहा है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ये बोल रहा है, ठीक है। ए जो है सिस्टर है बी का, ए जो है क्या है, सिस्टर है किसकी, बी की। देखिए बी के लिए पॉजिटिव सिंबल, ए के लिए यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव लड़की के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यहाँ तक क्लियर है, एंड बी इज ए ब्रदर ऑफ सी, बी इज ए ब्रदर ऑफ सी, यानी बी का ब्रदर सी है, यानी भाई भाई हो गए। सी इज द सन ऑफ डी, सी सन है डी का, यानी डी का सन, ठीक है, यानी डी का पुत्र हो गया। हाउ इज द ए रिलेटेड टू डी, ए कहाँ पे है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए डी से कैसे रिलेट कर रहा है, बिल्कुल इजी हो गया, ए का लड़का है, ए के 2 लड़के और इसकी बहन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, मदर तो होगा नहीं, ठीक है, डाउटर, अंकल, ठीक है, तो ये तो लड़की है, वैसे लड़की कहीं ऑप्शन में लिख ही नहीं रहा है, ये डाउटर आना चाहिए, ये डाउटर तो है इसमें, ठीक है।
डी की, हाउ इज द ए रिलेटेड टू डी, ए डी की पुत्री है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। क्लियर है, बाकी हम लोग स्टेटमेंट सही लिखे ना, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर हो गई बी की। ठीक है, बी की, बी एंड द बी इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी। ठीक है, हाउ इज द, करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग ये पहला जो है एडिटोरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लाया गया था, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट किए। बाकी इसमें काफ़ी सारे टेस्ट आने वाले हैं, इसके अलावा अन्य संस्थान का टेस्ट पेपर वगैरह हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, आपका एक बेहतर प्रैक्टिस होते रहेगा। ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गया, एक आपके लिए क्लोज ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है जिनका बीपीएससी 72 का एग्जाम है। ये मैं नंबर लिख देता हूँ, 9015040592। इस पे आप लोग मैसेज कर देंगे जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। ये बीपीएससी 72 के लिए ग्रुप होगा। ऑलरेडी यूपीपीसीएस यूपीएससी के लिए ग्रुप आपका चल रहा है, बीपीएससी 72 के लिए वो दूसरे चैनल पे उसके लिए ग्रुप चलाया जा रहा है। बीपीएससी 72 के लिए होगा, इस ग्रुप में मैं एक आध दिन में आपको खाका प्रस्तुत कर दूंगा। बाकी मोटा मोटा जाने कि यहाँ पे आप सभी के प्रैक्टिस किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको पढ़ाया भी जाएगा। आपसे मीट पे, गूगल मीट पे बातचीत किया जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या। ये पूरा प्रोग्राम जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए जो रहेगा, प्रीलिम्स के लिए बाकी सेपरेट भी प्रोग्राम रहेगा, जो केवल प्रीलिम्स में चाहते हैं प्रीलिम्स में जुड़ेंगे, जो चाहते हैं प्रीलिम्स मेंस में जुड़ने के लिए तो दोनों में जुड़ सकते हैं। खूब प्रैक्टिस कराया जाएगा कि ताकि आप बेहतर ढंग से एग्जाम के लिए जो है तैयार हो सकें। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, इसमें महज जो है मात्र 100 सीट ही होगा। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा लोग इसमें नहीं रहेंगे इस ग्रुप में। ठीक है, वो भी 50-50 का 2 ग्रुप रहेगा। ठीक है, एक ग्रुप में मैक्सिमम 50 ही स्ट्रेंथ रहेगा ताकि मैं ध्यान दे सकूं। ठीक है, मेरे को बहुत बड़ा ग्रुप नहीं क्रिएट करना है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुप क्रिएट करना है। ये जो ग्रुप बनेगा इसमें मैक्सिमम लोग का रिजल्ट आना चाहिए। देखिए, कंडीशन एक ही है, कंडीशन एक है, जिनके पास मिनिमम 4 से 5 घंटा डेली जो समय निकाल सकते हैं वही लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे बीपीएससी 72 लिख के, नहीं तो अन्यथा आप लोग मैसेज नहीं करेंगे। यदि समय नहीं निकाल सकते हैं, यदि स्टडी आवर नहीं निकाल सकते हैं, तो आपके लिए फिर ये ग्रुप कोई काम का नहीं होगा। चलिए, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।